A very good morning dear student. Today we will discuss कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। ये भी फ्यूल का नेक्स्ट लेक्चर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि उसमें हम ऑटो हॉफमैन प्रोसेस को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कार्बोनाइजेशन का मीनिंग हम समझते हैं। तो कार्बोनाइजेशन मीन होता है कोल का कोक में कन्वर्जन, कोल का कोक में कन्वर्जन, और कोक के साथ इसमें बनती है कोल गैस जिसमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं और उन बाई प्रोडक्ट्स की रिकवरी भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कोल जो होता है इसमें मॉइस्चर भी होता है, वॉलेटाइल मैटर भी होते हैं, तो इससे इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है कम। हम ये चाहते हैं कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी का फ्यूल हम बनाएं। तो उसके लिए बनाने के लिए जो प्रोसीजर है, द नेम ऑफ दिस प्रोसीजर इज़ कार्बोनाइजेशन। और हमेशा इसको ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेस है ये हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाली है। ऑक्सीजन की एब्सेंस हमको यहाँ पर रखना पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की जब हम एब्सेंस रखते हैं तब यहाँ पर ये बर्न नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जब कोक का फॉर्मेशन होता है तो कोक एकदम हार्ड होता है, पोरस मटेरियल होता है, लश्चरस होता है, और इसमें बहुत सारे वॉलेटाइल मैटर जो है वो रिमूव हो जाते हैं, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, और उससे हमारी एक बहुत ही अच्छा एक फ्यूल मिलता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होती है, इजीली वो बर्न हो जाता है, और इसका यूज़ फिर हम बहुत सारे फर्नेस में करते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पर देखा जाए तो कार्बोनाइजेशन वैसे दो प्रकार का होता है। एक होता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन और दूसरा होता है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। जो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन जो होता है उस पर जो हम हीट कर रहे हैं वहाँ का हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस, और इससे जो कोक बनता है उसका यूज़ हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं। यहाँ पर हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोक का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो है एक और है हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर जब हम यहाँ पर कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, मींस जब कोल को हम हीट करने वाले हैं तो उसमें हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो यदि हमने 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक यदि हमने यहाँ पर टेम्परेचर को हाई किया है तो जो कोक बनने वाला है उसका यूज़ हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें हम कर सकते हैं। तो अब इसके लिए थोड़ा सा इसका जो पूरा इतना बड़ा सा मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज ऑटो हॉफमैन प्रोसेस। दिस इज ऑटो हॉफमैन प्रोसेस, नाम से ही आती है ये। लेंदी क्वेश्चन बनेगा, इस पे शॉर्ट नोट नहीं बन सकता है। अब इसमें हम कोल से कोक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कोल बंकर है। दिस इज कोल बंकर। यहाँ पे हमने कोल जिसका कि हमको यहाँ पर निकालना है, ये पूरा इसका कोक में कन्वर्जन करना है कोल का। तो यहाँ पर ये बंकर है, ये धीरे धीरे हम यहाँ पर डालेंगे, और फिर यहाँ से ये जो बने हुए हैं ये हमारे डिस्चार्ज एक कार है, एक चैम्बर बने हुए हैं जिससे हम धीरे धीरे कंट्रोल रेट से कोल को यहाँ पर गिरा सकते हैं। ये यहाँ पर ऑरिफिस है, ऑरिफिस से हम कंट्रोल रेट पर ही कोल को गिराएंगे। फिर यहाँ पर ये है मेन चैम्बर है हमारे, जिसमें कोल से कोक का फॉर्मेशन हो रहा है। इनका जो मेज़रमेंट है वो मेज़रमेंट हम ध्यान रखेंगे। ये जो यहाँ पर ये जो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग चैम्बर बनाए हुए हैं, वर्टिकल शेप के हैं, और ये वर्टिकल शेप में है, ये यहाँ पर इस तरीके से हैं, और ऐसे साइड बाय साइड हम इसको वर्टिकल में इसको अरेंज कर देते हैं ताकि इजीली हमारा कोल से कोक का फॉर्मेशन हो जाए। तो इसमें करीब 10 to 13 मीटर यहाँ पर ये रहते हैं लॉन्ग, और करीब करीब 3 to 4 मीटर इसकी रहती है हाइट। ये हाइट जो है यहाँ पे जो ये हाइट है ये 3 से 4 मीटर की, और 0.40 to 0.45 मीटर ये होता है वाइड। ये थोड़ा सा हमको यहाँ पर
मेज़रमेंट को यदि हम डिस्क्राइब करते हैं अपने आंसर में तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये मेन कार्बोनाइजेशन के हमारे ये पूरा मेन चैम्बर बने हुए हैं या अवन है। यहाँ पर इसमें हम धीरे धीरे कोल को एक कंट्रोल रेट से यहाँ पर हम गिराएंगे। फिर इसको हमको करना है हीट, बर्न नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ये बर्न नहीं है, हीटिंग है। तो हीट हमको करना है। तो हीट करने के लिए हमने यहाँ पर ये ब्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप के ब्रिक्स बनाए हुए हैं। बीच बीच में हमने जो ब्रिक वर्क किया है उसमें बीच बीच में काफ़ी सारे गैप्स हैं। गैप्स में पूरा का पूरा हमारा जो भी हम हीटिंग के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, जनरली हम इसमें प्रोड्यूसर गैस यूज़ करते हैं, फ्लू गैसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ से हमारा प्रोड्यूसर गैस, क्योंकि हमने प्रोड्यूसर गैस को एज ए हीटिंग डिवाइस आप बोल सकते हैं, इनको हमने यूज़ किया हुआ है। और इसमें जो है वो यहाँ पर अंदर हम इस तरीके से इसकी एंट्री कराएंगे, यहाँ से कराएंगे। अब ये प्रोड्यूसर गैस जो है वो पूरे में इस तरीके से सर्कुलेट होती रहेगी और सर्कुलेट होने के बाद ये यहाँ से इसको पूरा जो आपका कोल जो है इसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे। ये पूरा ऐसे सर्कुलेट होकर के और ये पूरा इसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे। ये हीटिंग इसमें चालू हो जाएगी। जब हीटिंग इसमें चालू हो जाती है तो यहाँ से कोल से कोक का कन्वर्ज़न होने लगा। यहाँ से जो हमने प्रोड्यूसर गैसेस भेजी हुई हैं इससे हमारा कोल से कोक का कन्वर्ज़न हो रहा है। यहाँ पर कोक हमारा पोरस मटेरियल बन रहा है, लश्चरस बन रहा है। फिर इसको हम यहाँ पर जो भी अलग से एक यहाँ पर शिफ्ट करने का अलग से बना हुआ रहता है। तो कोक को जो है हम धीरे धीरे इस तरीके से पूरा एक कोक का पूरा ये डिस्पेंस करने का अलग से बना हुआ होता है। तो उसमें से हम कोक को रिमूव करते चले जाते हैं। तो मेन हमारा क्या है, कोल से कोक बनाने का है, वो तो बन गया, वो तो चलो हमने बना लिया और बहुत अच्छे तरीके से हमने उस फ्यूल का यूज़ कर लिया। अब इसमें एक जो वैल्यूएबल चीज़ है वो है कोल गैस। ये जो यहाँ पर कोल गैस का फॉर्मेशन होता है, इस कोल गैस में इतने सारे बाई प्रोडक्ट, इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट रहते हैं कि यदि हम इसका यूज़, जनरली कोल गैस का यूज़ हम फ्यूल के लिए करते हैं, एज ए बर्निंग हम यूज़ कर रहे हैं, और यदि हम इसको ऐसे ही जला देंगे तो उसमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स भी हमारे जल जाएंगे। तो उसकी रिकवरी मस्ट है। तो रिकवरी करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा कोल गैसेस जो यहाँ से निकलती हैं, यहाँ पर इसको हम हाइड्रोलिक मेन बोलते हैं, हाइड्रोलिक मेन यहाँ पर हम बोलते हैं। और यहाँ पर ले जा कर के पूरा इसको हम कोल गैस को कलेक्ट करते चले जाते हैं। इसके बाद इस कोल गैस को हम यहाँ पर भेजते हैं। कंडेंसर लगे हुए हैं, ये कंडेंसर लगे हुए हैं, ये यहाँ पर इसको ठंडा करेंगे। कंडेंसर लगे हुए हैं, ये कंडेंसर जो है वो कोल गैस को यहाँ पर ठंडा करेंगे। अब जैसे ही वो ठंडा होता है तो उसमें एक नीचे की तरफ यहाँ पर तार का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको अपन कोल तार बोलते हैं। तो तार जो होता है इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो तार जो बनता है उस तार को हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कलेक्ट करते जाते हैं, धीरे 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 हम शिफ्ट करते चले जाते हैं। इसके बाद फिर ये कोल गैस जो होती है इसको हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट टावर में। नेक्स्ट टावर जो होता है इसमें हम डालते हैं लिक्विड अमोनिया। ये लिक्विड अमोनिया गैस जो होती है, ये गैस ऊपर से यहाँ से इस तरीके से आती है। तो यहाँ से कोल गैस आ रही है और यहाँ से यह अमोनिया आ रहा है। तो यहाँ पर पूरा जो भी अमोनिया जो होता है इसमें यहाँ पे कोल गैस में जितना भी तार होता है वो तार भी आ जाता है। तो अमोनिकल तार जो है वो यहाँ से आता है। तो यहाँ पर जो बन जाता है वो अमोनिकल तार है। और अमोनिकल तार से जो भी है यहाँ पर जो अमोनिकल तार है, तो यहाँ से अमोनिया गैस जो है वो रिकवरी के फॉर्म में हम वापस ले लेते हैं। यहाँ से अमोनिया गैस जो है वो वापस से लिबरेट होती है। तार जो है उसका यूज़ हमको जहाँ पर भी करना होता है रोड वगैरह बनाने के लिए, वहाँ से हम धीरे धीरे निकालते चले जाते हैं। अमोनिया की रिकवरी हो जाती है, इस अमोनिया का यूज़ हम वापस से यहाँ पर करते हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जब हमारा यहाँ से तार का रिमूवल हो जा रहा है, फिर हम इस कोल गैस को भेजते हैं नेक्स्ट टावर में, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं वाटर। तो वाटर को हम ऊपर बिल्कुल टावर से स्प्रिंकल करते हुए यहाँ से हम डालते हैं। तो इसमें जो भी वाटर सॉल्युबल जो भी है तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही वैल्यूएबल होता है और इसका यूज़ हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए अमोनियम सल्फेट वगैरह बना करके इसका यूज़ करते हैं। यदि हम इनका रिमूवल नहीं करेंगे तो कोल गैस जो होता है उसमें जो पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू वो
डिलीवर हो रहा है वो पूरा चोक कर देगा वो पाइप्स लाइन को। तो उसके लिए जो है इस तरीके के प्रॉब्लम्स ना हो, इनकी रिकवरी हमको ज़रूरी होती है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिमूवल हमने कर लिया। इसके बाद फिर हम उस कोल गैस को लेकर के गए और यहाँ पर एकदम चिल्ड वाटर, जिसको अपन बोलते हैं कूल वाटर, एकदम चिल्ड वाटर हमने यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर ऊपर से स्प्रिंकल करते हुए ये इस तरीके से हम ये भेजते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो कोल गैस के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ से रिमूव होती है नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी बहुत ही वैल्यूएबल होती है। इसके कई सारी चीज़ें इसके बनते हैं और कई सारे ड्रग्स में भी यूज़ किया जाता है। तो नेफ्थलीन जो है यहाँ से रिकवरी के फॉर्म में हमारा नेफ्थलीन रिमूव हो जाता है। अब इसके बाद जब नेफ्थलीन रिमूव हो गया है फिर हम आगे इसको लेकर के जाते हैं कोल गैस को, और यहाँ से हम ये जो भेज रहे हैं वो क्रिसॉल ऑयल का हम यहाँ पर धीरे धीरे स्प्रिंकल करते हुए ऊपर से हम भेजते हैं। जैसे हम भेजते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाती है बेंजीन। तो बेंजीन भी हमको पता है कि एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो बेंजीन की रिकवरी भी हम कर सकते हैं और यहाँ से बेंजीन हम रिमूव कर लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में ये भेजते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर Fe2O3 के ऐसे मॉइस्ट Fe2O3 यहाँ पर ये हमने पूरा बनाया हुआ है, उसको लगाया हुआ है। तो ये क्या करता है, H2S गैस जो होती है उसका ये पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन इसमें हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और Fe2O3 जो है वो Fe2S3 में कन्वर्जन हो जाता है। H2S जो होती है उसकी हम रिमूवल कर लेते हैं और बाद में फिर H2S गैस जो भी उसकी रिमूव हो जाती है, वापस से हम जब ये इसको फिर से जब रीजनरेट करना चाहते हैं Fe2O3 को, तो उसको हम वापस से जैसे ही हम ऑक्सीजन में रखते हैं तो वो वापस से Fe2O3 में कन्वर्जन हो जाता है, H2S गैस निकल जाती है, सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी निकल जाते हैं। और अगर हम इनका रिमूवल नहीं करेंगे तो वो H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेंगे और उससे वो कोरोजन कॉज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं और कहीं ना कहीं वैल्यूएबल चीज़ें भी हमको इनका रिमूवल करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कोल गैस के सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इन चीज़ों का हमको रिमूवल करना पड़ता है। एक रिएक्शन अपन उसमें देख लेते हैं कि Fe2O3 से जब Fe2S3 बनता है वापस से रीजनरेशन ये कैसे होता है, तो इसको अपन देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो Fe2O3 मॉइस्ट है वो H2S को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो Fe2S3 बना लेता है और वापस से हमको इसको रीजनरेट करना है। तो जैसे ही हम उसको ऑक्सीजन में ऐसा इस तरीके से एक्सपोज करते हैं, वो रिएक्शन होकर के पहले आयरन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं और आयरन के ऑक्साइड बन के फेरस ऑक्साइड, फिर अगेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फाइनली Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि वापस से हम रीजनरेट करके और फिर से H2S के एब्जॉर्प्शन में यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने कोल से कोक बनाया। कोक बनाते समय जो हमने प्रोड्यूसर गैस यहाँ पर ली हुई है, इसी से पूरा ये हीटिंग हुआ है। हीटिंग होने के बाद यहाँ से हमने कोक, जैसे ही कोक से कोल का कन्वर्जन हुआ, इसको हमने पूरा डिस्चार्ज कर लिया। फिर वापस से जब ये डिस्चार्ज हो जाता है, वापस से फिर नेक्स्ट स्लॉट कोल का यहाँ पर वापस आएगा, फिर कोक का फॉर्मेशन होगा। तो कोल से कोक बना, ये तो वैल्यूएबल है ही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कोल गैस का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें, तार का यूज़ हम डिफरेंट टाइप से करते हैं, अमोनियम के हाइड्रोक्साइड बन सकते हैं, नेफ्थलीन बनता है, बेंजीन बनता है, H2S गैस का हम रिकवरी कर लेते हैं। ऐसे ये सारे के सारे वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका यूज़ हम डिफरेंट वे में करते हैं और ये हमको इतने सारे एज ए गिफ्ट मिल जाता है। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस में लेकर के आइएगा और यहाँ पर इसके जो बाई प्रोडक्ट्स की रिकवरी ज़रूर आप एक्सप्लेन करके आइएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आए तो प्लीज़ उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे वॉच आवर्स की नीड है। आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, देखें, अप्रिशिएट करें, लाइक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।